नमस्कार साथियों। आज हम जो डेली आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है, इसी में डे 25 पे उपस्थित हुए हैं, जिसमें पॉलिटी यूनिट 3 के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। आज के जो प्रश्न थे उनको हम देखेंगे। इन प्रश्नों के अंतर्गत क्या क्या आपसे पूछा गया था और किन किन बिंदुओं को हमको कवर करना था। तो सबसे पहला प्रश्न आपको लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों ने लिख चुके होंगे। अभी कुछ दिनों तक ये चूँकि समय की थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रदान किए जा रहे हैं। फिर देखते हैं वापस से लाइव जब आपको आएंगे तो आपकी कॉपी का मूल्यांकन पुनः करना प्रारंभ करेंगे। अभी रिकॉर्डेड चूँकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए हम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रदान कर रहे हैं। पहला आपका प्रश्न था, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो देखिए, सिंपल प्रश्न था, सिंगल लाइनर। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो होता हो। एकदम सिंपल प्रश्न पूछा गया था, इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं थी। अगला प्रश्न था 102वां संविधान संशोधन, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपसे पूछा गया है। तो ये एक नवीनतम संविधान संशोधन है जो कब हुआ, सन 2018 में हुआ, है ना। जो कब हुआ, 2018 के अंतर्गत ये आपका संशोधन हुआ। और इस संशोधन के अंतर्गत क्या ऑब्जेक्टिव था, तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, जो पिछड़ा वर्ग आयोग पहले से मौजूद था, पिछड़ा वर्ग आयोग सबसे पहले तो आर्टिकल 240 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग था, जिसका अंतर्गत होता क्या था कि 5 साल में राष्ट्रपति को गठित करने का बोला था। समय समय पर राष्ट्रपति ने गठित भी किया था, 1953 में भी गठित किया था, है ना। बाद में 1977 में भी गठित किया। बाद में ये संवैधानिक आयोग हो गया था। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया कि उसको बाद में वैधानिक आयोग हुआ था। अब इसको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो अब इसको बात क्या हुई कि ये संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा देने के साथ अगर अपन देखें तो संवैधानिक दर्जा देने के साथ ही उसको एक संविधान में नंबर प्रदान किया। संविधान में नंबर क्या प्रदान किया, तो 338 बी इसको नंबर प्रदान किया गया है ना। इसको क्या नंबर प्रदान किया गया, तो 338 बी इस जो कमीशन है उसको 338 बी नंबर प्रदान किया गया। तो उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य जो होंगे वो संवैधानिक अधिकारी कहलाएंगे। एक बात ये अपन ने 102वें संविधान संशोधन में देखा। फिर हमारा अगला प्रश्न था भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो देखिए, सबसे पहले इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों से हुई। सीसीआई की स्थापना जो आपकी थी प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम, है ना, प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के प्रावधान जो थे इसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं इनके। ये इनका काम क्या होता है, अच्छा, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार। ये इसका गठन कब हुआ था, 2002 का अधिनियम था, लेकिन स्थापना कब हुई थी, 2003 में। कब, 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना भी हुई थी। बाद में इसको क्या कर दिया गया, एक प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण के रूप में इसको दर्जा दिया। कब दिया गया, 2007 में दर्जा दिया गया। तो चूंकि हमसे गठन पूछा गया था तो हमने बताया कि भैया इसका गठन कैसे हुआ, अधिनियम से हुआ। वो अधिनियम का हमने उल्लेख किया कि 2002 का अधिनियम था। कब गठन हुआ, तो इसका जो गठन हुआ वो आपका 14 अक्टूबर 2003 में गठन हुआ। ये बात हमने यहाँ पे बताई। साथ ही बताया कि एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। बाद में 2007 में इसको अपीलीय अधिकरण का दर्जा दिया गया। ये भी बात स्पष्ट की। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न था। अगला आपका जो प्रश्न था वो प्रश्न था जीवीके राव समिति। तो जीवीके राव समिति 1985 में गठित हुई। किसके द्वारा गठित की गई, योजना आयोग के द्वारा गठित की गई। मुख्य कार्य क्या था, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन से संबंधित अपनी प्रशासनिक व्यवस्था जो चल रही थी उसका समीक्षा करना। मतलब कैसे ग्रामीण विकास का स्तर क्या है, कैसे हम गरीबी उन्मूलन कर सकते हैं। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है उस प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। इसने क्या बोला, तो इसने वही पंचायती राज से संबंधित सुझाव दिया कि भाई पंचायती राज का गठन हो और उसमें जिला जो हो वो बुनियादी इकाई हो। जिला क्या, बुनियादी इकाई हो और इसका नियमित चुनाव करवाया जाए। जिले के स्तर पर स्थानीय
स्तर पर जो चुनाव हो वो नियमित स्तर पर हो, ये बात जीविका के राव समिति के द्वारा बोली गई, ये अपन ने देखने का प्रयास किया। साथ ही साथ आपका अगला प्रश्न था अनुच्छेद 243D, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, पंचायतों में आरक्षण की बात करता है ना। ये कब जोड़ा गया आप देना चाहो तो वैसे वो अंडरस्टूड है, 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है ना, 1993 में जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें 1/3 सीट महिलाओं को आरक्षित की बात बोली गई, ST/SC को उनके जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होगी। साथ ही साथ जो ST/SC की रिजर्व सीटें हैं इनमें भी महिलाओं की सीटें कैसी होंगी, रिजर्व होंगी, ये बात आर्टिकल 243D के अंतर्गत बोली गई। ये हमने 243D में देखा, मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों के क्रियान्वयन में कौन कौन सी कमियां विद्यमान हैं, उनका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो बोला कि भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो अपना जो कार्यों का क्रियान्वयन कर रहा है तो उसमें क्या कमियां हैं एक बात, और उनका समाधान कैसे करेंगे। तो आपको क्या बताना था, कमियां बताना था, उसके बाद उसका समाधान बताना था। तो हमने क्या होता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार अधिनियम 1953 से किया गया। कब से किया गया, मानवाधिकार अधिनियम 1953 से किया गया। क्या कमियां हैं, तो इसके क्रियाकलाप में राजनीतिक हस्तक्षेप है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, यह अपने सदस्यों को स्वयं नहीं चुन सकता, सरकार सदस्य चुनती है, दंड देने का इसको कोई अधिकार नहीं है, समय सीमा 1 साल से पुराने मामलों को नहीं सुन सकता, चयन समिति में भी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग अधिक होते हैं, मात्र सिफारिश करता और जांच के लिए विशेष तंत्र का अभाव है। तो ये इसके साथ जो कमियां हैं उन कमियों को देखी। इन कमियों के कारण ये क्या करता है, ये अपने कार्यों का क्रियान्वयन नहीं कर पाता है। इन कार्यों के कारण ये अपने कार्यों का क्रियान्वयन क्या नहीं कर पाता, क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं कर सकता है। ये बात अपन ने यहाँ पे चर्चा की। अब इसके लिए क्या सुझाव थे, तो सबसे पहले इसकी संरचना में परिवर्तन करें। इसकी संरचना में परिवर्तन जैसे आम नागरिक, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि, इसको क्या करा जाए, इसके अंतर्गत शामिल होना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। चयन समिति जो हो उसमें राजनीतिक लोगों के साथ अन्य लोग भी, समाज के प्रतिनिधि उसमें शामिल होना चाहिए। 1 साल से पुराने मामले भी ये जांच कर सके। सरकारों को सिफारिश कंपलसरी हो या सरकारों को सिफारिश लागू करना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए एक नया कैडर बनाए जो क्या करे, जांच करें। इसकी जांच के लिए एक नया कैडर बताएं। तो ये अपन ने इसमें क्या थी, जो कमियां थी उसके लिए समाधान दे बताए। अब जो देखिए, आप जो 5 मार्कर के उत्तर लिखते हैं तो 5 मार्कर के उत्तर को मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूँ, तो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो लगभग 1 से 1.5 लाइन में हो जाए, बाकी हिस्सा बॉडी होना चाहिए। बॉडी के अंतर्गत हम प्रयास करेंगे कि नंबर ऑफ पॉइंट जितने ज़्यादा हों हम अपने नंबर ऑफ पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होना चाहिए। तो ये हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को समझने का प्रयास किया। अब हमारा अगला प्रश्न क्या था कि राष्ट्रीय सूचना आयोग है ना, दूसरा प्रश्न था राष्ट्रीय सूचना आयोग को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो राष्ट्रीय सूचना आयोग को अपन देखें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसका गठन सन 2005 में ही किया गया था। क्या चुनौतियां हैं जिससे ये अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रहा, तो देरी और बैकलॉग, कि भाई ये एक भी कोई भी शिकायत अगर आपने यहाँ पे दायर की तो औसत 388 दिन उसको सॉल्व होने में लग जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा समय इसमें लग जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। और अभी तक ये बताते हैं कि लगभग 2.2 लाख मामले पेंडिंग हो गए, अर्थात मामलों की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है और उसमें समय अधिक लग रहा है। तो समय अधिक लग रहा है, दूसरा पेंडेंसी बढ़ रही है, ये इसके साथ समस्या है। अगली एक चुनौती यह है कि इसको दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई उल्लंघन कर रहा है, किसी व्यक्ति को सूचना नहीं प्रदान कर रहा है, तो वैसे देखो कानून में क्या है कि अगर कोई सूचना प्रदान नहीं कर रहा तो उसको 250 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का दंड देने की इसके पास शक्ति है। 250 रुपये से इसको 25,000 रुपये तक के दंड देने की शक्तियाँ प्राप्त है। लेकिन ये देखें तो लगभग 59% अधिकारियों ने इसका उल्लंघन किया और मात्र 2% लोगों पर ही इसका क्या जुर्माना लगाया गया। अर्थात उन पे जो क्या कर रहे हैं कि जो अधिकारी इसका उल्लंघन कर रहे हैं ये उस पर जुर्माना भी नहीं लगा रहा है, दंड देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावा यहाँ पे क्या देखें तो यहाँ पे रिक्तियाँ हैं कि CIC में बहुत सारे जो पद हैं वो अभी भी खाली बने हुआ है ना। अभी भी 3 रिक्तियाँ थी और वो रिक्तियाँ लगातार चेंज होती रहती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो पारदर्शिता में कमी, कि ये अभी भी किन लोगों का चयन करना है, किनको पहले सूचना देना है, वहाँ पे कौन लोग आएंगे, किन की सुनवाई होंगी, उनका कोई भी मानदंड इस पर निर्धारित नहीं है। ये
बात यहाँ पे एक समस्या हमने देखी कि इसके साथ क्या क्या समस्या है, उसको समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप साथी समझ पाए होंगे इसके अंतर्गत कि भाई राष्ट्रीय सूचना आयोग को किन समस्याओं का, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब आपका सोशल ऑडिटिंग, जो आपका स्थानीय प्रशासन है आजकल, उसका आधार है ये सोशल ऑडिटिंग। स्थानीय प्रशासन को सशक्त हम इसके माध्यम से कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया वो ये था कि सोशल ऑडिटिंग होती क्या है, जिसको अपन सामाजिक अंकेक्षण भी बोलते हैं। तो सामाजिक अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं एक बात, और इसका महत्व क्या है। तो सोशल ऑडिटिंग क्या, तो सामान्य भाषा में सोशल ऑडिटिंग को अगर अपन समझें तो सोशल ऑडिटिंग से तात्पर्य ये होता है कि स्थानीय समुदाय है ना, स्थानीय समुदाय जो किसी कार्यक्रम से, किसी योजना से प्रभावित होता है, वही उसका क्या करे, मूल्यांकन करे। मूल्यांकन करे तो वो सोशल ऑडिटिंग। अगर मैं इसको एक उदाहरण के रूप में बताऊं, उदाहरण के रूप में अगर हम इसको बताएं तो मान लो आपके घर के सामने की सड़क बन रही है। तो वो सड़क बनने के बाद आपसे पूछा जाए कि क्या ये सड़क बन रही थी, यहाँ पे ठेकेदार पर्याप्त तरीके से उसने ध्यान दिया, इतने बोरी सीमेंट, मानो 50 बोरी सीमेंट का बोला तो क्या इसने 50 बोरी सीमेंट लगाई और आपने 50 बोरी लगते हुए देखी? क्या आपने यहाँ पे लोहा को लगता हुआ देखा? क्या आपने इतने मजदूरों को लगते हुए देखा? अर्थात जो जन समुदाय उससे प्रभावित होता है उससे ही पूछा जाए कि भाई आपके द्वारा इसको देखा गया या नहीं देखा गया, तो आप उसका मूल्यांकन करो। अर्थात समाज से उसका क्या करवाई जाती है, ऑडिटिंग करवाई जाती है। तो किसी भी कार्यक्रम, क्रिया जिसका संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समूह से होता है और उसी समाज से उसका क्या करवाया जाए, मूल्यांकन करवाया जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सोशल ऑडिटिंग, सामाजिक मूल्यांकन के नाम से। अब ये कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग हो सकता है, तो भारत में कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे केग के अधिकार स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भारत में क्या है, केग सोशल ऑडिटिंग करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन कई सारे क्षेत्रों में उसके अधिकार स्पष्ट नहीं है। तो जहाँ पे केग के अधिकार स्पष्ट है वहाँ पे अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, एक बात। दूसरा कि सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से योजनाओं की प्रगति का आप भौतिक सत्यापन कर सकते हो कि भाई इसमें प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, और आप प्रत्यक्ष तरीके से उनके प्रमाण ये उपलब्ध करवाता है। साथ ही साथ ये प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाता है। अगर महत्व देखें तो भाई केग के अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र में इसका महत्व है, एक बात। भौतिक सत्यापन में इसका महत्व है, लोगों की भागीदारी बढ़ाने में इसका महत्व है। साथ ही साथ क्या होता है कि ये शासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है, जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है, और साथ ही साथ ये समुदायों की भागीदारी बढ़ाता है। समुदायों की क्या होता है, नीतियों का आइकन बनाने में भागीदारी बढ़ाता है, और जनता का प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ाता है, जनता का प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ाता है। तो ये बात अपन ने किसके अंतर्गत देखी, ये बात सामाजिक अंकेक्षण में देखा। तो सबसे पहले अस्पष्ट अधिकार क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता है, भौतिक सत्यापन के लिए इसकी उपयोगिता है, लोगों की भागीदारी बढ़ाने में इसकी उपयोगिता है, साथ ही साथ प्रशासनिक दायित्वों की या प्रशासन का जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में इसकी उपयोगिता है ना, और स्थानीय समुदाय की सहायता से कार्यक्रमों को बनाने में इसकी क्या है, भूमिका है। साथ ही साथ ये अगर हम इनको देखें तो प्रशासन के प्रति विश्वास को भी बढ़ाने में। तो ये सारे इसके महत्व थे, अलग अलग कार्यों में इसके किससे महत्व देखे जा सकते, उनको समझने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब आपके पास अगला प्रश्न था, प्रश्न को समझिए, 11 मार्क्स का प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या आशय है, पंचायती राज संस्थाओं की सफलता में क्या चुनौतियां हैं। पहला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है वो बताना, फिर बताना कि पंचायती राज में क्या चुनौतियां आ रही, क्यों वो सफल नहीं हो पा रही, और उनका क्या समाधान है। पंचायती राज की जो सफलता की उम्मीद हमने की थी तो वो यार उसमें पहुंच नहीं पा रही, तो उसका क्या समाधान है, क्या विकल्प है, इसकी चर्चा आपको करना है। तो सबसे पहले परिभाषा पूछी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ शासन सत्ता का एक स्थान पर केंद्रित न होने की बजाय उसका स्थानीय स्तर पर विभाजित करना, ताकि आम आदमी भी सत्ता में भागीदार सुनिश्चित हो सके। अर्थात आज जो शासन चलता है कहाँ से, दिल्ली से, है ना, सत्ता का संचालन दिल्ली या भोपाल से, जैसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, भोपाल राज्य की राजधानी, कि शासन का संचालन दिल्ली या भोपाल से ना होके, दिल्ली या भोपाल से ना होके स्थानीय स्तर पे, स्थानीय गांव से या स्थानीय वार्ड से होना, वो क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्यों, क्योंकि स्थानीय जनता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और अपना संचालन कर सके, अपने शासन का संचालन कर सके, वो जो कहलाता है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो हमने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को क्या बोला कि भाई जो शासन का जो संचालन है, सत्ता का संचालन, वो एक स्थान से ना होके कहाँ से, स्थानीय स्तर पे हो, ताकि सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो और वो अपना योगदान दे सके। ये क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारत में इसका प्रयास
73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण स्वशासन की स्थापना की गई, ग्रामीण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रयास किया गया। और ग्रामीण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में आप देखो तो क्या क्या किया गया, ग्राम पंचायत, वहाँ पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और साथ ही साथ क्या बनाई गई, जिला पंचायत बनाई गई। ये ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए। और शहरी स्तर पर देखें तो वहाँ पर शहर में अगर क्या बना है तो शहर में नगर पालिका है ना, शहर में के अंतर्गत पहले तो नगर पंचायत छोटे स्तर पे, उसके बाद नगर पालिका बनाई, उसके बाद नगर निगम बनाया। ये बात किया गया है ना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो ये अपन ने क्या देखा, 73वें संविधान भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कैसे स्थापित हुआ, इनके माध्यम से स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनती है, उनका क्रियान्वयन होता है। ये बात भी हमने यहाँ पे देखी। फिर हमारा क्या था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या था कि भाई ये पंचायती राज संस्थान जो है वो अंत में सफल हो, लोगों का भला हो, कल्याण हो। लेकिन इनके साथ में कई सारी चुनौतियाँ, जैसे वित्त की कमी है, पंचायतों के पास कोई भी वित्तीय आधार नहीं है। वो वित्त के लिए किस पे निर्भर होती है, सरकारों पर निर्भर होती है। तो एक समस्या तो ये आपकी वो है कि भाई सरकारों के वित्त पे निर्भर। अब सरकार ने बोला कि आपको पैसा दिया जा रहा है और आपको क्या बनाना है, केवल शौचालय बनवाना, तो केवल शौचालय बनेंगे। अब हो सकता है कि उस गांव में सड़क की कमी है, तो ये सड़क नहीं बनवा सकती है पहली, क्योंकि सड़क बनवाने के लिए पैसा नहीं है। एक बात, नियमित निर्वाचन ना होना, कि भाई कई सारे राज्यों में पंचायतों का निर्वाचन नहीं हो रहा। जैसे सामान्यतः संविधान प्रावधान करता है कि 5 वर्ष में इनका निर्वाचन होना चाहिए, लेकिन आप मध्य प्रदेश में अभी देखो तो 7 से 7.5 वर्ष के बाद पुनः निर्वाचन हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा समय के बाद निर्वाचन हुए। तो ये भी कि भाई उनका नियमित निर्वाचन कई जगह पर नहीं हो रहा। इसके अलावा जो आपके पंचायत थी वहाँ पे महिलाओं के 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई, महिलाओं के 1/3 आरक्षण, ताकि महिला क्या हो सके, सशक्तिकरण हो सके, ताकि महिला का क्या हो सके, सशक्तिकरण हो सके। लेकिन अगर हम देखते हैं इसमें तो अभी भी वहाँ पे सरपंच पति और सरपंच भाई की अवधारणा आ गई। ये सरपंच पति और सरपंच की भाई की अवधारणा, तो वहाँ पे महिलाओं को केवल नाम मात्र का प्रतिनिधित्व दिया गया है। सरपंच पति और सरपंच भाई ही वहाँ पे पूरा काम कर रहे हैं, उनके आदेश पर कार्य हो रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप, देखिए पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में ये उम्मीद की गई थी, ग्राम पंचायतों में राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने की बात बोली गई थी कि पंचायतों में जो चुनाव होगा वो किसी भी दल के आधार पर नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी दल के आधार पर नहीं होगा, स्थानीय स्तर पे लोग अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, दलीय व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि पंचायतों में भी राजनीतिक दलों का प्रभुत्व हो गया है, जिससे स्थानीय व्यक्ति से ज़्यादा दल पे फोकस किया जाने लगा। तो ये भी एक समस्या है। और सामंजस्य की कमी, कि ये पंचायतों का सामंजस्य किसके साथ, जो राज्य के पदाधिकारी है, जिला कलेक्टर है ना, वहाँ पे स्थानीय एसडीएम है, तहसीलदार है, उनके साथ इसका सामंजस्य नहीं बन पा रहा। तो ये समस्याएं, मेजर समस्याओं को हमने देखा। क्या क्या समस्याएं थी, 5 बड़ी समस्याएं, वित्त की समस्या, नियमित निर्वाचन ना होना, सरपंच पति या भाई की अवधारणा, राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीति से वहाँ पे चुने जाने लगे, दल के आधार पर वहाँ पे चयन होने लगे, और सामंजस्य की कमी, ये अपन ने देखा। क्या उसके इस समस्या का समाधान क्या है, तो इस समस्या का समाधान ये है, सबसे पहले कि पंचायतों की आर्थिक मजबूती हो। आर्थिक मजबूती हो तो पहला, कुछ कर लगाने का अधिकार दिया जाए। जैसे वहाँ पे अगर उस गांव में कुछ खनन हो रहा है तो उस पर कर लगाने का अधिकार, गांव में बाजार भरा रहा है तो उस पर अधिकार, गांव में अन्य जो प्रकार के कर लगाए जा सकते हैं स्थानीय, उनके अधिकार दिए जाना चाहिए। एक बात, पंचायतों को इससे अपने खुद के वित्तीय संसाधन विकसित होंगे। साथ ही साथ जो 14वें वित्त आयोग ने बोला कि इनको वित्त आवंटन होना चाहिए, पंचायतों को वित्तीय आवंटन हो, तो पंचायतों को वित्तीय आवंटन हेतु बेहतर कदम उठाने की आवश्यकता। एक बात, ताकि वो आर्थिक मजबूत हो। आर्थिक मजबूत कैसे होगी, कर लगाएंगी, साथ ही साथ राज्यों के द्वारा उन्हें वित्त का आवंटन किया जाएगा, राज्यों के द्वारा वित्त का आवंटन किया जाएगा। ये बात अपन ने बोली। फिर अपन ने क्या बोला कि इनके अधिकारों को में बढ़ोतरी हो। अभी पंचायती राज को जो दिया गया वो 12वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं वो सौंपे गए। साथ ही साथ उन पे और इनको अधिकार बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी वो 29 विषयों पे कौन नियंत्रण करते हैं, अभी भी जिला कलेक्टर है या स्थानीय एसडीएम है या स्थानीय, अगर आप देखो तो तहसीलदार उन पर अधिकार रखते हैं, तो वो अधिकार पंचायती राज्यों को दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ उनको क्या किया जाना चाहिए, बजट आवंटन हो, और वो बजट का क्या करना हो कि बजट का ऑडिटिंग हो, और ये ऑडिटिंग कौन सी हो, सोशल ऑडिटिंग हो, तो वो ऑडिटिंग ज़्यादा बेहतर होगी। कौन सी ऑडिटिंग होनी चाहिए, सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ इस ग्राम स्वराज पोर्टल का भी शुभारंभ होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो महिलाओं को स्वतंत्र अधिकार देना चाहिए। जैसे अभी मध्य प्रदेश सरकार का, आपने आज से 8-10 दिन पहले खबर पड़ी होगी, क्या उन्होंने क्या बोल दिया कि मध्य प्रदेश में कहीं पे भी सरपंच पति नहीं आना चाहिए, अगर महिलाएं चुनी गई तो वहाँ पे महिलाएं ही अधिकार लेंगी, ये बात बोली गई है। तो सरपंच पति की अवधारणा को समाप्त किया, ऐसा किया जाना चाहिए। तो आर्थिक मजबूती करो, अधिकारों को बढ़ाओ, साथ ही साथ महिलाओं को स्वतंत्र अधिकार दो।
साथ ही साथ पंचायतों के नियमित चुनाव हो, जैसे मध्य प्रदेश में 7 साल लग गए तो भाई 7 साल में नहीं 5 साल में चुनाव हो, और उसमें क्या किया जाए कि जो राजनीतिक दल है उनके हस्तक्षेप को रोकना चाहिए, राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप को रोकना चाहिए। साथ ही साथ जो पंचायत अच्छा प्रदर्शन करे उनको क्या करें, उनको पुरस्कार प्रदान किया जाना चाहिए, उनको रैंकिंग। तो जैसे अभी जैसे राज्यों के मध्य रैंकिंग होने लगी है, राज्यों के मध्य रैंकिंग होती है, देशों के मध्य विभिन्न प्रकार की रैंकिंग होती है, उनकी सूचियाँ बनती है, वैसे ही जिलों के अंदर पंचायतों की रैंकिंग बनना चाहिए, जिलों के अंदर पंचायतों की रैंकिंग बनना चाहिए कि भाई कौन अच्छा काम कर रहा कौन नहीं कर रहा, उनको उससे मार्गदर्शन मिल सके, जो कमज़ोर है उनको आगे आने की प्रेरणा मिल सके। तो इस प्रकार हमको क्या बताया कि पंचायती लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आवश्यक होता है, उनके सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना चाहिए ताकि वो अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। ये बात हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आप इनको उत्तरों को लगातार लिखते रहिए। जो कॉपी का मूल्यांकन हो पा रहा था, देखिए आप लगातार प्रयास कीजिए। अभी समय का थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है, अगर शाम को 7 बजे जैसे ही फ्री होते हैं पुनः लाइव क्लास को करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते रहिए, अपनी कॉपियों को भेजते रहिए, एक दूसरे से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।